हाँ जी भैया, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, सबको पता है ना। फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर समझ के सब लगे हुए हैं, तो 11th में पास तो हो ही जाएंगे, यही सोच के चल रहे हैं। लेकिन भैया, अगर आपको कहीं अपने आप को सेटल करना है, कहीं अपने आप को स्टेबल देखना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत आपका बेस डिसाइड करेगा, है ना। आपका जो बेस बन रहा है अभी 11th और 12th में, जितना फोकस्ड होके आप इसको पढ़ लेंगे उतना आगे फायदे में रहेंगे, है ना। अदरवाइज कहा जाता है कि शुरुआत के 80-90 साल जिंदगी में स्ट्रगल है, बाकी फिर मौज ही मौज है। तो 80-90 साल स्ट्रगल है फिर। अदरवाइज अगर आप लाइफ को अपनी क्या किया जाए, 80 ईयर्स की, अगर मान लो एक जर्नल स्टडी कहती है कि 80 ईयर्स की हमारी लाइफ है आजकल के टाइम पे, तो अगर स्टार्टिंग के आप 25 ईयर्स मेहनत कर लेते हो, अगर स्टार्टिंग के आप 25 ईयर्स मेहनत कर लेते हो, तो आगे के बचे हुए जितने भी ईयर्स हैं सब आपको ऐश आराम से मिलेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग के 25 ईयर्स आपने आराम की, तो बाकी जितने भी ईयर्स बचेंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत होगी आपकी किस्मत में। तो डिसाइड आपको करना है कि किस रास्ते पर जाना है। कोशिश करिए, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, 11th अच्छे से तैयार कर लीजिए, 12th अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद आराम से आपको एक वेल सेटल्ड जिंदगी मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में डिस्क्रीट मासेस के सेंटर ऑफ मास को निकाल चुके हैं। कोई भी बॉडी है जिसमें से डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया है। आज हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको देखना है सेंटर ऑफ मास, लेकिन किसके लिए? फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको सेंटर ऑफ मास देखना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था एक्सियम निकालना होता था, तो क्या करते थे? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर देते थे, m1 प्लस m2 कर देते थे, है ना, यही करते थे। इसी केस को हमने इस तरीके से लिख लिया था, समेशन mi xi डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे लिख लेते थे ना 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए करना होता था तो m3 x3 इसमें ऐड हो जाता था। YCM निकालना होता था तो क्या कर लेते थे? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर लेते थे। और इधर क्या करते थे? तो समेशन mi yi डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही तो कर रहे थे डिस्क्रीट मासेस के लिए। यहां पे बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते थे, समेशन mi xi, अगर 2 बॉडी प्रॉब्लम है तो m1 प्लस m2 यानी टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर इस केस को देखा जाए, समेशन mi yi डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द बॉडी, ये कर लेते थे ना। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की बात की जाए या कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बॉडीज हो सकती हैं? जैसे हमारी खुद की बॉडी क्या है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा हमारे लिए? अगर हम खुद का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल मासेस कहां तक ढूंढोगे और कहां तक उनकी x1 x2 कोऑर्डिनेट्स ढूंढोगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से कोई भी रॉड ले लीजिए, एक रॉड ले ली जाए या एक स्फीयर ले लिया जाए, तो उसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल मास का आप x1 x2 x3 इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखो, समेशन mi xi को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? इंटीग्रेशन ऑफ x dm से। ठीक, समेशन mi yi को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? इंटीग्रेशन ऑफ y dm से। ठीक, समेशन mi zi को रिप्लेस कर दिया जाता है समेशन z dm से। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये तीन जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये इसमें अगर पुट कर दें तो xcm की वैल्यू क्या आ जाएगी? xcm की वैल्यू आ जानी चाहिए, xcm इज इक्वल टू हो जाएगा, समेशन mi xi को हमने रिप्लेस किया x dm से इंटीग्रेशन के साथ, तो ये हो जाएगा 1/M इंटीग्रेशन ऑफ x dm। सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। y dm की बात करें तो ycm की बात करें, यानी y कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/M इंटीग्रेशन ऑफ y dm। सिंपल सी बात। इसी तरीके से अगर ZCM की बात की जाए तो ZCM क्या हो जाएगा? 1/M इंटीग्रेशन ऑफ z dm।
अब अगर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो जरा हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, दो न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे, बहुत अच्छे से इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाएगा। दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। सेंटर ऑफ मास निकालने को लेके, किसको? फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को लेके दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल कहता है आपका फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर a uniform rod of length कैपिटल L, ऐसे दे रखा है। तो इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मान लें, अगर इस तरीके से मान लेते हैं, सपोज हमारे पास एक ये यूनिफॉर्म रॉड है, एक हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमको? जिसकी लेंथ हमको दे रखी है L, कैपिटल L। ठीक, तो जब कभी भी न्यूमेरिकल लगाने जाओ तो कंसीडरेशन वहां लिखना होता है, और धीरे धीरे ये चीजें आपको खुद से सीखनी है। एग्जाम में कैसे लिखना है तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन के तौर पे, क्या लेट कर लेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L having mass m placed along x axis। ऐसे हमने मान ली, एक हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसको हमने x एक्सिस के अलाउंग रख रखा है। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, पॉइंट O। ठीक, इस पॉइंट को क्या कर लिया, ओरिजिन मान लिया। अब हमें पता है ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके हर पॉइंट पे क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां से मास शुरू हुआ है और L लेंथ पे जाके खत्म हो गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर सेंटर ऑफ मास चाहिए तो हमको पता है कि XCM के लिए अभी फॉर्मूला बताया क्या होगा, 1 कैपिटल M, यानी नेट मास ऑफ द बॉडी है ना, नेट मास ऑफ द बॉडी इनटू XDM, क्योंकि x कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहले XDM देखते हैं, x एक्सिस के अलाउंग प्लेस कर रखा है इसीलिए हमने। तो DM की वैल्यू देखते हैं। तो DM की वैल्यू के लिए पहले हमको चलते हैं कि मान लेते हैं ये आपकी यूनिफॉर्म रॉड जो है, ये स्मॉल एलिमेंट dx कोई कंसीडर कर लें, कोई एक स्मॉल एलिमेंट है dx। ठीक, dx विड्थ है उसकी, और इसका मास कितना है, dm है, जो इस ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है। क्या हमने कर लिया, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि छोटे छोटे स्मॉल dm से मिलके बनी होगी, है ना। एक यूनिफॉर्म रॉड है जो छोटे छोटे स्मॉल dm से मिलके बनी होगी। अगर क्या किया जाए, इसको कई सारी स्लाइसेस में कट कर दो और सबका मास मान लो dm, तो उन्हीं स्लाइसेस को अगर हम पास रखते जाएं तो हमको एक यूनिफॉर्म रॉड ऐसे मिल जाएगी। तो हमने इसका एक कोई भी सेगमेंट कंसीडर कर लिया dx, जो कि x डिस्टेंस पे है, जिसका मास dm है। तो इस एलिमेंट का मास कितना होगा, जरा देखें, मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा। तो अगर हम बात करें, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर हम बात करें पूरी लेंथ जो हमारे पास रॉड है, पूरी रॉड की लेंथ कितनी है, L है, पूरी रॉड का मास कितना है, कैपिटल M है। तो अगर हम बात करें इसके एक यूनिट लेंथ पे, ठीक है, इसकी एक यूनिट लेंथ पे बात करें, तो यूनिट लेंथ पे देखो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका L लेंथ पे। तो इसके एक यूनिट लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, M/L होगा कि नहीं होगा। पूरी लेंथ पे मास M डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी यूनिट लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का, M/L। और हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए dx का। तो क्या करेंगे, M/L इंटू dx कर देंगे, M/L इंटू dx कर देंगे, क्योंकि dx का मास चाहिए और हमें यूनिट लेंथ का मास पता है। अगर मान लो लेंथ आपकी कितनी है, एक यूनिट लेंथ होती, ठीक, टोटल मास आपका m है जो कि पूरी लेंथ l पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, M/L। या ऐसे लिख सकते हैं, सिंस कि l लेंथ पे m मास डिस्ट्रीब्यूशन है, l लेंथ पे क्या है, m मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिट लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, M/L। इसी तरीके से dx लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, M/L इंटू dx हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, M/L इंटू dx, वही चीज हमारे पास आ गई।
तो क्या करें, हमको जो ये स्मॉल एलिमेंट का मास मिला है इसको हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, डीएम से, तो ये डीएम की वैल्यू है हमारे पास। अब क्या करें, इस डीएम की वैल्यू को उठा के अगर यहाँ पुट कर दें तो एक्सीएम की वैल्यू मिल जानी चाहिए। देखते हैं जरा, एक्सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/M, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, पहले x की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू तो यही है, dm की वैल्यू रखते हैं तो m/l इंटू dx है कि नहीं, इतनी है। अब जरा देखते हैं ये लेंथ कहां से कहां, इस लेंथ का कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूशन, इस रॉड का कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूशन है, जरा देखें तो रॉड का डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से l तक, तो इसकी लिमिट भी 0 से l तक लग जानी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एक फाइनाइट लेंथ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनाइट लेंथ की क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी सबके, है ना, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो एक्सीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सीएम हो जाएगा 1/M इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l, और यार इसको फिर से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको, ये 0 to l है, m/l मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, दोनों कांस्टेंट होंगी, फिक्स होंगी, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएंगी, अंदर क्या बचेगा 0 to l x dx, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तो मास से मास कैंसिल हो गया, यहां से एक्सीएम की वैल्यू क्या आ गई, एक्सीएम की वैल्यू आई हमारे पास, बाहर बचेगा 1/L, अंदर बचेगा x का इंटीग्रेशन हुआ तो x² अपॉन 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहां से, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन अगर किया जाता है तो x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, और यहाँ पे x टू द पावर n की जगह पर n क्या है, यहाँ पे 1 है, तो n की जगह पर 1 पुट कर दो बस, तो x इज इक्वल टू 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, तो ये हो गया x²/2, ऐसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका लिमिट पुट करनी है हमको 0 to l, तो एक्सीएम की वैल्यू हो जाएगी 1/L, और यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, ये 2 वाला भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लिमिट से भी, अंदर कोई जरूरत नहीं, तो x² 0 to l हो गया। एक्सीएम की बात करें तो एक्सीएम 1/2l बाहर लिखा हुआ है, अंदर हमारे पास क्या बचा है, क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा l² माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 1/2l इंटू l², तो l/2 फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, यानी हमको एक्सीएम x कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा l/2। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्टली आपसे क्या कहा जाएगा, इसका प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड लाइज एट l/2, उसकी लेंथ के 1/2 पे लाई करता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, फिर से एक बार रिपीट करो वीडियो को, उम्मीद है समझ में आ जाएगी। ठीक, अगले तरफ बढ़ते हैं, अगला एक और प्रूफ देखते हैं, ऐसे मिलता जुलता, थोड़ा सा इससे लेवल हाई करेंगे, थोड़ा सा इससे हाई लेवल की बात करते हैं। तो जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, किसका निकालने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर है हमारे पास, और हेमीस्फेयर का क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पहले जरा हेमीस्फेयर मान लेते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक हेमीस्फेयर को हमने ऐसे प्लेस कर रखा है। ठीक है, एक हेमीस्फेयर ऐसे रखा हुआ है। अब हेमीस्फेयर देखो होगा क्या, एक स्फेयर तो देखा होगा ना, बॉल क्या है, एक स्फेयर टाइप का है, 3 डायमेंशनल बॉडी, अगर बॉल को भर दिया जाए अंदर से तो क्या है, एक स्फेयर है, वो ऐसे हॉलो स्फेयर है। बॉल को अगर अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या कर दिया जाए, यूनिफॉर्म कर दिया जाए थ्रू आउट द बॉडी, मतलब अंदर भी मास भर दो, ऊपर से तो स्फेरिकल है ही, तो उसका कटा हुआ पोर्शन क्या मिलेगा, एक हेमीस्फेयर मिलेगा आपको इस तरीके से। तो क्या ही एक हेमीस्फेयर है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रखा हुआ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसका ओरिजिन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये हेमीस्फेयर है, या इसको अगर और समझना चाहते हो तो ऐसे बना लो, उम्मीद है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ही हेमीस्फेयर, ठीक, एक हेमीस्फेयर है। तो हेमीस्फेयर बना किससे होगा, जरा बात करो, जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को। तो हेमीस्फेयर किससे बना होगा, पतली पतली स्लाइसेस अगर इसकी कट कर दी जाए तो क्या मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म डिस्क मिलेगी ना, कुछ इस शेप की दिखाते हैं, अभी देखने की कोशिश करना। एक यूनिफॉर्म डिस्क कैसी होगी, देखो इस तरीके की डिस्क होंगी ना,
अगर इसको क्या किया जाए, अगर इस हेमिस्फेयर को पतली पतली डिस्क से मिलकर बनाया जाए तो ये जो कट की जाएंगी ना, ये इसमें अटैच कर दी जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंट रेडियस की अगर कट करके ऐसे फिक्स कर दी जाए तो आपको हेमिस्फेयर मिल जाएगा, है ना। हेमिस्फेयर मिल जाना चाहिए। तो ये क्या है, अगर हम इस हेमिस्फेयर को कट करेंगे तो हमको डिस्क मिलेगी। तो मान लेते हैं कोई एक कहीं पे हमने कट की है, इस हेमिस्फेयर को कहीं पे हमने कट किया है, जिसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, dx है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है, और ये हेमिस्फेयर इन थिकनेस dx वाली किससे, डिस्क से मिलके बना हुआ है, जो कि डिफरेंट रेडियस की है। यहाँ पे होगा तो रेडियस अलग होगी, यहाँ पे होगा रेडियस अलग होगी। इस हेमिस्फेयर की रेडियस हमने कैपिटल R मान ली है। क्या है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, ये भी रेडियस के बराबर ही होगी, कैपिटल R के बराबर। मान लेते हैं ये जो स्लाइस हमने ली है ये x डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्क कंसीडर की कहां पे है, x डिस्टेंस पे है, इसकी थिकनेस dx है और इसकी रेडियस कितनी है, y है, इसकी रेडियस कितनी है, y है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कंसीडर किया हमने वो लिखते हैं पहले, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म hemisphere of radius capital R placed along x एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। तो हेमिस्फेयर को अगर कंसीडर किया जाए तो पतली पतली डिस्क से मिलकर बना हुआ है, हेमिस्फेयर को ऐसे कट कर दो तो पतली पतली डिस्क मिलेंगी। एज वी कैन ऑब्जर्व दैट और एज वी कैन सी दैट इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई, है ना, डिफरेंट रेडियाई, ऐसे डिफरेंट कई सारी डिस्क प्लेस कर दी जाए तो आपको एक हेमिस्फेयर मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके की सिचुएशन है कुछ। तो हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर अ डिस्क ऑफ थिकनेस dx at a distance of x, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक, इतना प्लेस कर लिया हमने। अब अगर हम मान लें कि ये dx थिकनेस की हमको क्या मिली है, डिस्क मिली है, तो इसका मास भी क्या होगा, dm होगा, क्योंकि स्मॉल थिकनेस है तो स्मॉल मास मान लेंगे। तो क्या होगा, मास निकालते हैं पहले, क्योंकि हमको अगर xcm निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, xcm के लिए हमको क्या चाहिए, 1/M इस इंटीग्रेशन ऑफ x dm, ये चाहिए। तो हमको पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए dm चाहिए। तो क्या लिख लेंगे, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, और एलिमेंट क्या है इस बार हमारे पास, डिस्क है, ठीक। तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो डिस्क क्या है, 3 डायमेंशन बॉडी, अभी आपको दिखाया इस तरीके से, ये क्या है, 3 डायमेंशन बॉडी है, डिस्क है, 3 डायमेंशन बॉडी है। तो 3 डायमेंशन के लिए क्या होगा, इसका एक सरफेस एरिया होगा, ये वाला इसका एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के साथ साथ क्या होगा, इसकी थिकनेस है, तो ये सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, तो हमको क्या मिल जाएगा, इस डिस्क का वॉल्यूम मिल जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें मास की, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं हमें एरिया इनटू थिकनेस, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू थिकनेस, और डेंसिटी को रो मान लिया हमने। तो एरिया इनटू थिकनेस की अगर हम बात करें तो एरिया क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि स्फेरिकल थी ना, क्या है, डिस्क क्या है, डिस्क ये है, डिस्क ये है, तो ये सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर इसके एरिया की बात करें तो पाई और आर क्या है, आर इज द रेडियस, तो रेडियस हमने मान रखी यहाँ पे वाई स्क्वायर, और थिकनेस क्या है इसकी, dx है इंटू रो। तो ये dm की वैल्यू हमको मिली, क्या करें, dm की वैल्यू पुट कर दो यहाँ उठा के, तो xcm की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/M इंटीग्रेशन ऑफ x, और dm की वैल्यू मिल गई पाई वाई स्क्वायर
dx इंटू रो। तो एक्सीएम की वैल्यू जरा देखो, 1 अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और पाई, जरा वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो, क्या हम वाई स्क्वायर की वैल्यू आर और रेडियस एक्स के टर्म में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जरा निकाल के पुट करते हैं। तो एक्स पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स इंटू रो। इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है एक्सियम इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एम, अंदर से देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमको, रो कॉमन दिख रहा है, रो कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, तो इतना पहले बाहर कर लेते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और डीएक्स। अभी हम एक चीज तो भूल ही गए, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, क्योंकि फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो 0 से कैपिटल आर तक रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो कहां से कहां तक थिकनेस जाएगी? इसकी थिकनेस शुरू होगी 0 से लेके और आर तक, तो लिमिट पुट करेंगे 0 टू आर। एक्सीएम की वैल्यू हमको मिल जाएगी रो पाई बाई कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, पहले वाले टर्म में तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन होगा खाली, है ना। पहले वाले टर्म में ऐसे कर लो, चाहे अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो। पहले वाले टर्म में आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन होगा खाली, है ना, और लिमिट रहेगी 0 टू आर। दूसरे वाले टर्म में पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होगा, यानी एक्स क्यूब पूरे का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एक्स क्या है, वेरिएबल है डीएक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसकी लिमिट जाएगी 0 टू आर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो एक्सीएम की बात करें तो एक्सीएम क्या हो जाएगा, रो पाई अपॉन कैपिटल एम इन ब्रैकेट आर स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो पीछे भी बता रखा है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हमको पुट करनी है 0 टू आर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा, इसकी भी लिमिट हो जाएगी 0 टू आर। इतना कर लिया हमने, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन उसी फॉर्मूले से करना है, एक्स टू द पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से लिखे दे रहे हैं, एक बार देख लो, एक्स टू द पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ठीक, तो n की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, पहले 3 पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, x की जगह 1 पुट, n की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, तरीका है। अब क्या करते हैं, एक्सीएम इज इक्वल टू रो पाई अपॉन एम, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर, इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर लिमिट आर टू द पावर 4 अपॉन 4, ये हुआ। तो एक्सीएम की वैल्यू हो गई पाई रो अपॉन एम, ये हो गया आर टू द पावर 4 बाई 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करो 2 से यहाँ भी, तो एलसीएम हो जाएगा इसका पाई रो अपॉन एम, अंदर बचेगा क्या, आर 2r टू द पावर 4 है, सॉरी ये r टू द पावर 4 है, 2r टू द पावर 4 है माइनस r टू द पावर 4 है, तो ये हो जाएगा r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना, 4। ठीक, समझ में आ गया। तो एक्सीएम की वैल्यू जरा देखो, आई पाई रो। अब देखते हैं जरा, असली कहानी यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें, पाई रो है मास ऑफ द हेमिस्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। मास ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऐसे मास ऑफ द सर्किल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास ऑफ द सर्किल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो, यही तो होता है। बोलो यही होता है कि नहीं होता है? ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बस बात खत्म। या फिर ऐसे समझ सकते हो, ये 4/3 था, ये 4/3 था, 4/3 का क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया है बस। ठीक, तो ये हेमिस्फीयर का हो गया होगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब रो इंटू क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो तो क्या, कुछ बचा ही नहीं। ठीक, तो रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर टू द पावर 4 कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 3/8, रो से रो कैंसिल हो चुका है और एक आर बच रहा है बस यहाँ पे, तो 3/8 आर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास मिल गया 3/8 आर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिल रहा है हमको, एक्स एक्सिस पे ही मिल रहा है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट इसके लिए 0 रहेंगे। तो अगर हमको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, 3/8 r, 0, 0 पे लाई करेगा।
ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आई होगी आपको और आपने एंजॉय की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा और वीडियोज ऐसे ही आती रहेंगी। तब तक के लिए राधे राधे।